नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जे.आर. हिक्स के व्यापार चक्र सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम इस सिद्धांत के आधारभूत घटकों का अध्ययन करेंगे, मान्यताओं का अध्ययन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे और आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे कि क्या क्या इस सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं। आइए शुरू करते हैं। जे.आर. हिक्स ने 1956 में अपनी पुस्तक व्यापार चक्र सिद्धांत के लिए एक योगदान अ कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल में गुणक तवरक अंतःक्रिया के आधार पर व्यापार चक्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जे.आर. हिक्स सैमुअल्सन के इस विचार से सहमत थे कि व्यापार चक्र की घटना गुणक एवं तवरक की अंतःक्रिया का ही परिणाम होती है, परंतु वे आर्थिक उतार चढ़ाव की प्रवृत्तियों के संदर्भ में सैमुअल्सन द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों से सहमत नहीं थे। सैमुअल्सन का मॉडल लघु उतार चढ़ाव के अध्ययनों पर ही लागू होता है, जबकि हिक्स का मॉडल एक वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में होने वाले उतार चढ़ाव के अध्ययनों पर लागू होता है। जे.आर. हिक्स का सिद्धांत सैमुअल्सन के सिद्धांत के ऊपर निम्न अर्थों में एक सुधार है। क्या क्या, यानी कि इन्होंने सैमुअल्सन के सिद्धांत में संशोधन किया। एक तरह से जानते हैं किस प्रकार से ये सैमुअल्सन के सिद्धांत से श्रेष्ठ है। किन बातों में? सैमुअल्सन के सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यापार चक्रों का उल्लेख किया गया, जो एक स्थिर आर्थिक संतुलन पथ के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, जबकि जे.आर. हिक्स के सिद्धांत के अंतर्गत निर्मित व्यापार चक्र वृद्धिशील संतुलन पथ के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी कि जो सैमुअल्सन का सिद्धांत था उसमें जो भी व्यापार चक्र उन्होंने बताए हैं वो एक स्थिर आर्थिक संतुलन पथ के इर्द गिर्द घूमते हैं, जबकि हिक्स ने जो व्यापार चक्र बताए हैं वे वृद्धिशील संतुलन पथ के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था हमेशा वृद्धिशील अवस्था में रहती है, प्रगति की अवस्था में रहती है, न कि स्थिर अवस्था में। हिक्स का ये मानना था। सैमुअल्सन द्वारा वर्णित 5 प्रकार के व्यापार चक्रों में से 4 व्यापार चक्रों, चक्रहीन पथ, अवमंदित चक्र, नियमित चक्र और विस्फोटक विस्तार की संभावना से हिक्स असहमत थे। हिक्स ने विस्फोटक चक्रों की संभावना को ही स्वीकार किया, किंतु उनका मानना था कि इस प्रकार के उतार चढ़ाव भी एक ऊपरी तथा निचली सीमा के भीतर ही होंगे, जबकि सैमुअल्सन ने अपने सिद्धांत में इस प्रकार की किसी भी सीमा का कोई उल्लेख नहीं किया है कि भाई ये जो उतार चढ़ाव होंगे ये किसी सीमा के अंतर्गत होंगे, ऐसा सैमुअल्सन ने नहीं कहा था। हिक्स ने अपने सिद्धांत में आर्थिक समृद्धि के घटकों का समावेश किया है। हिक्स के सिद्धांत के आधारभूत घटक, यानी कि हिक्स के सिद्धांत जिन पर आधारित है, हिक्स का सिद्धांत जिन घटकों पर, जिन चीज़ों को शामिल करता है मूल रूप से, वो क्या क्या है? हिक्स ने अपने विश्लेषण को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 घटकों के आधार पर प्रस्तुत किया। पहला है जे.एम. किन्स द्वारा प्रतिपादित गुणक विश्लेषण, दूसरा जे.एम. क्लार्क द्वारा प्रतिपादित तवरक सिद्धांत और तीसरा है हैरोल्ड द्वारा प्रतिपादित आर्थिक विकास मॉडल में प्रयुक्त अवधारणा वांछित समृद्धि दर। हिक्स ने अपने विश्लेषण में वांछित समृद्धि दर के आधार पर ही आर्थिक उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को स्पष्ट किया, क्योंकि उनका विचार था कि गुणक तवरक अंतःक्रिया वांछनीय समृद्धि दर के इर्द गिर्द आर्थिक उतार चढ़ाव का मार्ग प्रशस्त करती है। वांछित समृद्धि दर वह समृद्धि दर होती है जो निवेशकों को संतुष्ट कर देती है, क्योंकि यह समृद्धि दर बचत निवेश के संतुलन के अनुरूप होती है। यानी कि इस समृद्धि दर पर बचत और निवेश परस्पर बराबर होते हैं, इसलिए ये निवेशकों को संतुष्ट करती है। और इसलिए जो अर्थव्यवस्था है वो, या ये कह लीजिए कि जो उतार चढ़ाव होते हैं वो इस समृद्धि दर के इर्द गिर्द होते हैं। सिद्धांत की मान्यताएं, जो हिक्स का सिद्धांत है उसकी क्या क्या मान्यताएं हैं? पहली, अर्थव्यवस्था प्रगतिशील है जिसमें स्वायत्त निवेश में एक स्थिर गति से वृद्धि होती रहती है और अर्थव्यवस्था गतिमान संतुलन में बनी रहती है। बचत गुणांक अर्थात बचत की सीमांत प्रवृत्ति तथा निवेश गुणांक अर्थात तवरक इस प्रकार हैं कि संतुलन की स्थिति में एक बार विचलन होने पर यह विचलन अर्थव्यवस्था को संतुलन से दूर ले जाता है।
हिक्स की इस धारणा का आधार हैरोल्ड द्वारा अपने आर्थिक समृद्धि के मॉडल में प्रस्तुत यह निष्कर्ष था कि समृद्धि की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था संतुलन के पथ पर बने रह सकती है, परंतु इस संतुलन में थोड़ा सा भी विचलन होने पर यह संतुलन अर्थव्यवस्था को संतुलन से और भी दूर ले जाता है। ये जो विचलन है, अगर इस संतुलन में थोड़ा सा भी विचलन होता है तो ये जो विचलन है ये अर्थव्यवस्था को संतुलन से और भी दूर ले जाता है। प्रावैगिक घटक जैसे पूंजी संचय, तकनीकी प्रगति, जनसंख्या वृद्धि आदि आर्थिक क्रियाएं स्वायत्त निवेश पर लगातार अपना प्रभाव उत्पन्न करते रहते हैं। अगली मान्यता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा तवरक का जो मान है वो स्थिर रहता है। अर्थव्यवस्था में ये उतार चढ़ाव ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा के भीतर ही होते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव की एक ऊपरी और एक निचली सीमा होती है, उससे नीचे ना उससे ऊपर ये उतार चढ़ाव जा सकते हैं। इनका कारण बताया है हिक्स ने यह मत व्यक्त किया कि ऊपरी जो सीलिंग सीमा है उसका निर्धारण पूर्ण रोजगार की सीमा से होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार के स्तर से आगे विस्तार नहीं कर सकती। तो जब पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था में प्राप्त हो जाएगा तो उससे ऊपर उससे अधिक प्रगति अर्थव्यवस्था नहीं कर पाएगी। और निचली सीमा जो फ्लोर सीमा है उसके संदर्भ में हिक्स ने यह विचार व्यक्त किया कि संकुचन की अवस्था में गुणक तो विपरीत यानी कि ऋणात्मक दिशा में कार्यशील रहेगा, जबकि तवरक का क्रियाशीलन रुक जाएगा। तो इस वजह से जो एक निचली सीमा है उससे नीचे ये नहीं गिर पाएगा। मतलब भले ही तवरक जो है वो क्रियाशीलन रुक जाए तवरक का, लेकिन गुणक जो है वो विपरीत दिशा में क्रियाशील रहेगा, इसलिए एक निश्चित सीमा से नीचे नहीं गिरता है। दूसरी बात, इसका एक कारण इन्होंने और दिया, इन्होंने ये कहा कि स्वायत्त निवेश अर्थव्यवस्था में हमेशा ही बना रहेगा, अर्थात उससे नीचे जो अर्थव्यवस्था है वो नहीं गिरेगी, क्योंकि स्वायत्त निवेश जो है वो अर्थव्यवस्था में हमेशा बना रहता है। सिद्धांत की गणितीय व्याख्या। हिक्स के सिद्धांत की गणितीय व्याख्या क्या है? प्रोफेसर हिक्स ने अपने मॉडल को हैरोल्ड द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित समीकरण के आधार पर विकसित किया। G बराबर स्मॉल s बटे V, जहाँ पर G जो है उत्पादन में वृद्धि दर है, स्मॉल s सीमांत बचत प्रवृत्ति है और V जो है वो पूंजी उत्पाद अनुपात अर्थात निवेश गुणांक को व्यक्त करता है, या ये कह लीजिए कि त्वरक को व्यक्त करता है। हैरोल्ड के अनुसार जो G है वो क्या है? वर्तमान T वर्ष की आय में होने वाला परिवर्तन बटे वर्तमान वर्ष की आय या उत्पादन। तो ये वृद्धि दर है कि भाई इस साल कितनी वृद्धि हुई है। G का अर्थ है हैरोल्ड के अर्थ में। दूसरा है ST का मतलब है यहाँ पर बचत। तो जो बचत होगी T वर्ष की वो T वर्ष की Y और सीमांत बचत प्रवृत्ति का गुणनफल होगी। और जो निवेश फलन है हैरोल्ड द्वारा व्यक्त किया गया है, जो अपने आर्थिक विकास सिद्धांत में हैरोल्ड द्वारा जो प्रयोग किया गया है निवेश फलन, वो है IT बराबर V ब्रैकेट में YT माइनस YT माइनस 1। इसमें क्या बताता है ये कि जो T अवधि का निवेश है वह T अवधि की आय में या T अवधि के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का फलन है। यहाँ पर YT जो है वो T समय अवधि का उत्पादन है, YT माइनस 1 जो है वो T माइनस 1 समय अवधि का उत्पादन है, ST T समय अवधि की बचत, IT T समय अवधि का प्रेरित निवेश है तथा V जो है वो त्वरक गुणांक है। तो जो निवेश फलन है वो IT जो है वो त्वरक गुणांक और वर्तमान वर्ष यानी कि T वर्ष की आय में या T वर्ष के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का गुणनफल है। हैरोल्ड ने अपने आर्थिक समृद्धि के मॉडल में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि समृद्धि की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था संतुलन के पथ पर बने रह सकती है,
परंतु इस संतुलन में थोड़ा सा भी विचलन होने पर यह विचलन अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न करेगा, यानी कि जो विचलन है ये और अधिक विचलन लाएगा अर्थव्यवस्था में और अर्थव्यवस्था संतुलन के पथ से हटती चली जाएगी। परंतु अस्थिरता का पथ क्या होगा, हैरोल्ड का मॉडल इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हो सका। हिक्स के अनुसार इसका प्रमुख कारण, यानी कि हिक्स ने माना है कि इसका प्रमुख कारण कि हैरोल्ड जो है या हैरोल्ड का जो मॉडल है वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, तो इसका कारण है कि हैरोल्ड का निवेश फलन जो है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। समीकरण 1 द्वारा जिसको व्यक्त किया गया है, समीकरण 1 में क्या था, हमारा निवेश फलन जो हैरोल्ड के द्वारा दिखाया गया था वो था टी वर्ष के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन का त्वरक गुणांक से गुणनफल। इस निवेश फलन में निवेश तथा उत्पादन के बीच समय पश्चकता को नहीं माना गया है। हमने ये मान लिया कि जो निवेश है वो उसी वर्ष से संबंधित है, उसी वर्ष के उत्पादन परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि टी समय के निवेश को टी समय के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के फलन के रूप में दिखाया गया है। हिक्स ने अपने मॉडल में निवेश तथा उत्पादन के बीच समय पश्चकता को माना, यानी कि टाइम लैग को माना, तथा टी समय के निवेश को T-1 अर्थात टी अवधि से पहले की अवधि के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन के फलन के रूप में व्यक्त किया, जो कि व्यवहारिकता के निकट है। हिक्स ने अपने मॉडल में निम्न प्रकार के निवेश फलन को शामिल किया। इन्होंने माना कि टी समय अवधि का जो निवेश है वो पिछली अवधि के उत्पादन परिवर्तन और त्वरक गुणांक का गुणनफल है, न कि वर्तमान अवधि के उत्पादन में होने वाले परिवर्तन और त्वरक का गुणनफल, जैसा कि आप यहाँ पर समीकरण 2 में देख सकते हैं। सैमुएल्सन की ही तरह हिक्स ने भी अपने मॉडल में समय पश्चकता की अवधारणा को शामिल करते हुए उपभोग फलन को निम्न रूप में व्यक्त किया, यानी कि जिस प्रकार से सैमुएल्सन ने किया था इसी प्रकार से समय पश्चकता को मानते हुए इन्होंने उपभोग फलन को इस प्रकार से व्यक्त किया। CT यानी कि जो टी अवधि का उपभोग है वो पिछली अवधि की आय या पिछले अवधि के उत्पादन और उपभोग सीमांत प्रवृत्ति का गुणनफल है। ये समीकरण 3 है हमारी, तो इनको आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को। यहाँ पर अल्फा जो है वो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दिखाता है समीकरण 3 में। उपभोग फलन व निवेश फलन के उपरोक्त स्वरूप के आधार पर हिक्स ने अपने मॉडल में निम्न समीकरण को प्रस्तुत किया आय निर्धारण के लिए। ये थी YT बराबर IT प्लस CT। अब यहाँ पर IT का जो मान है वो है V ब्रैकेट में YT-1 माइनस YT-2 समीकरण 2 से, जो कि ये थी, और CT का जो मान होगा वो होगा अल्फ़ा YT-1 समीकरण 3 से, जो कि ये थी, अभी आपने पीछे देखी। यहाँ पर V की गुणा हम अंदर करेंगे ब्रैकेट में YT-1 के साथ में और फिर YT-2 के साथ में V की गुणा करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा V YT-1 माइनस V YT-2 प्लस अल्फ़ा YT-1, ये हमारी समीकरण बन जाती है। अब हम क्या करते हैं कि अल्फ़ा YT-1 को पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं, जो निवेश फलन है हमारा उसको बाद में ले लेते हैं और उपभोग फलन को हम पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे कि शुरू के जो दो हैं ये अल्फ़ा YT-1 और V YT-1 में YT-1 कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं YT-1 को, और ब्रैकेट में हमारा बच जाता है अल्फ़ा प्लस V, ये ब्रैकेट में बच जाएगा, और ये YT-1 कॉमन है तो ये बाहर आ जाएगा, और फिर ये V YT-2 जो का त्यों आ जाता है। अल्फ़ा को हम 1 माइनस स्मॉल s लिख सकते हैं, क्योंकि जो उपभोग प्रवृत्ति होती है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है, वो 1 माइनस बचत सीमांत प्रवृत्ति के होती है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी समीकरण 4, जो कि हिक्स के
व्यापार चक्र मॉडल में आय निर्धारण का समीकरण है और इस समीकरण का इस्तेमाल करते हुए वह आय पथ का निर्माण करता है। हिक्स ने इस गणितीय विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट किया कि आय के किन्हीं दो प्रारंभिक स्तर yt-2 तथा yt-1 यदि ज्ञात हों तो बचत गुणांक s और निवेश गुणांक v के दिए गए मानों के लिए समीकरण 4 के द्वारा आय के पथ का निर्माण या निर्धारण किया जा सकता है। हिक्स ने यह विचार व्यक्त किया कि, या ये कह लीजिए कि निष्कर्ष ये था हिक्स का, कि यदि निवेश गुणांक बहुत कम हो तो आय पथ किन्स के संतुलन अर्थात चक्रहीन पथ की तरह होगा, और यदि निवेश गुणांक का मान मध्यम स्तर का हो तो आय का ऐसा पथ प्राप्त होगा जिसमें चक्र तो उत्पन्न होंगे परंतु इन चक्रों की लंबाई धीरे धीरे कम होती जाएगी। और तीसरी जो स्थिति उन्होंने बताई ये थी कि यदि निवेश गुणांक अधिक हो अर्थात 1 से अधिक वैल्यू हो अगर निवेश गुणांक की, तो आय का ऐसा पथ प्राप्त होगा जो संतुलन से दूर होता जाएगा और विस्फोटक चक्र उत्पन्न करेगा। ये जो लास्ट वाली स्थिति है, निवेश गुणांक का मान 1 से अधिक होना, इस स्थिति को उन्होंने माना। हिक्स ने अपने मॉडल में निवेश गुणांक के अधिक मान अर्थात 1 से अधिक मान को मानते हुए विस्फोटक चक्र वाले पथ की संभावना को स्वीकार किया, परंतु साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ये विस्फोटक चक्र भी एक सीमा के भीतर ही उत्पन्न होंगे। रेखा चित्र के द्वारा हम स्पष्टीकरण दे देते हैं इसका, जो हिक्स के द्वारा दिया गया है। उन्होंने एक रेखा चित्र बनाया, इसमें आप देख सकते हैं जो नीचे वाली लाइन है ऊपर की ओर बढ़ती हुई जो कि A1 है, ये स्वायत्त निवेश का स्तर है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का लेवल है ये, जो अर्थव्यवस्था में बना ही रहता है और समय के साथ इसमें वृद्धि होती रहती है। और अर्थव्यवस्था का जो निम्नतम स्तर होगा वो L1 होगा, यानी कि इस निवेश की वजह से जो आय स्तर होगा अर्थव्यवस्था में वो L1 के रूप में ऊपर की ओर बढ़ेगा जैसे जैसे समय बीतेगा। अब E जो है EE1 ये वाली रेखा जो है वर्तमान संतुलन पथ को दिखाती है, या ये कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था के संतुलन पथ को दिखाती है, यानी कि ये उस वांछित समृद्धि दर को व्यक्त करती है जिसका उपयोग हैरोल्ड ने अपने आर्थिक समृद्धि मॉडल में किया है और हिक्स ने वहीं से इस अवधारणा को अपने इस सिद्धांत में लिया है। और ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है FF1, ये पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का उच्चतम स्तर है, ठीक है, जो कि समय के साथ ठीक ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था शुरू में क्या होगी, जब स्वायत्त निवेश का थोड़ा स्तर बढ़ता है, स्वायत्त निवेश किया जाता है, तो आय धीरे धीरे बढ़ कर के E से P0 पर पहुंचती है और फिर P0 से थोड़ा तेज़ी से P1 पर पहुंचती है। उसके बाद क्योंकि पूर्ण रोजगार स्तर प्राप्त हो जाता है तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खिसकती हुई ऊपर की ओर बढ़ती है और ये P2 तक आ जाती है। P2 के बाद फिर अर्थव्यवस्था क्या है, नीचे की ओर गिरनी अग्रसर हो जाती है और ये P3 P4 पर आकर के रुक जाती है। P4 से नीचे ये नहीं गिरेगी क्योंकि अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश हमेशा बना रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ये LL1 रेखा पर रेंगती हुई ऊपर की ओर बढ़ेगी और फिर P5 से ये फिर ऊपर की ओर जाने लगेगी। इस रेखा चित्र की जो व्याख्या है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि व्याख्या क्या है, क्यों मतलब धीरे धीरे चली, क्यों नीचे आई, ठीक है, L1 से नीचे क्यों नहीं आई, सब यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं रेखा चित्र को। आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत का मूल्यांकन। हिक्स त्वरक के माध्यम से व्यापार चक्र के मोड़ की एक संतोषजनक व्याख्या प्रदान करता है
और व्यापार चक्र की अवधि के बारे में भी प्रकाश डालता है, जो नियमित नहीं हो सकता है। मतलब जो अवधि है वो नियमित नहीं हो सकती, यानी कि व्यापार चक्र बड़े छोटे हो सकते हैं। हिक्स ने दिखाया कि कैसे अतिरिक्त क्षमता में देरी होती है, जो व्यापार चक्र के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण योगदान है। हिक्स का मॉडल विकास के ढांचे के भीतर चक्रीय उतार चढ़ाव की काफ़ी अच्छी तस्वीर पेश करता है। यह मॉडल विशेष रूप से इस बात पर जोर देता है कि पर्याप्त मात्रा में टिकाऊ उपकरणों की विशेषता वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संकुचन की अवधि अनिवार्य रूप से विस्तार के बाद आती है। तो ये इसका मूल्यांकन था, ये इसका महत्व था इस सिद्धांत का। एक और इसका महत्व है कि ये इस तथ्य को भी इंगित करता है कि तकनीकी विकास और अन्य शक्तिशाली विकास कारकों के अभाव में अर्थव्यवस्था लंबे समय तक अवसाद में डूबी रहेगी। कैल्डो लिखते हैं इसका मूल्यांकन करते हुए, इसका महत्व बताते हुए कि हिक्स का व्यापार चक्र सिद्धांत हमें व्यापार चक्र विश्लेषण के कई शानदार और मूल टुकड़े प्रदान करता है। तो ये इसके कुल मिलाकर के इसका महत्व था, इस सिद्धांत का इसका योगदान था व्यापार चक्र के विश्लेषण में। सिद्धांत की आलोचनाएं। हिक्स का सिद्धांत भी आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। पहली आलोचना है, त्वरक व गुणक के मूल्यों को स्थिर मानना गलत है, क्योंकि गुणक तभी स्थिर रह सकता है जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर हो, जबकि आय की मात्रा तथा पुनर्वितरण के कारण सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन होता रहता है, जिससे गुणक के मान में भी परिवर्तन होता रहता है। दूसरी ओर त्वरक की स्थिरता के लिए पूंजी उत्पाद अनुपात स्थिर रहना चाहिए, जबकि वह भी बदलता रहता है। यह सिद्धांत गुणक तथा त्वरक की यांत्रिक अवधारणा पर आधारित है। ये इसकी अगली आलोचना है कि ये गुणक और त्वरक की यांत्रिक अवधारणा पर आधारित है, जबकि व्यवहारिक जगत में आर्थिक क्रियाएं इतने यांत्रिक ढंग से संपन्न नहीं होती हैं। यह सिद्धांत मानव निर्णय, व्यापार प्रत्याशाएं व अन्य आकस्मिक दशाओं पर कोई ध्यान नहीं देता है। अगली आलोचना है कि स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में भेद करना कठिन है, क्योंकि अल्पकाल में सभी निवेश स्वायत्त होते हैं, जबकि दीर्घकाल में सभी निवेश प्रेरित हो जाते हैं। वास्तव में आर्थिक समृद्धि केवल स्वायत्त निवेश पर ही निर्भर नहीं करती है, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि आर्थिक समृद्धि जो है स्वायत्त निवेश के कारण नीचे नहीं गिर पाती, जबकि और भी अन्य कारण होते हैं कि अर्थव्यवस्था उससे नीचे नहीं जा पाती है, LL1 रेखा से नीचे नहीं जा पाती है। यह सिद्धांत एक गणितीय मॉडल है जिसमें गुणक, ये गुणांक नहीं है, जिसमें गुणक व त्वरक की पारस्परिक क्रिया को गणितीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे समझना अत्यंत कठिन हो गया है। त्वरक तथा गुणक सिद्धांत स्वयं कुछ अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। काल्डोर के अनुसार हिक्सियन सिद्धांत का कमजोर बिंदु कच्चे और भ्रामक त्वरक सिद्धांत का उपयोग है। ये काल्डोर ने इसकी आलोचना की है। और एक आलोचना और है कि पूर्ण रोजगार की जो अवधारणा है जिसका ये इस्तेमाल करता है, यह अवास्तविक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये जो भी वीडियो अभी हमने पढ़ी है, जो भी हमने इसमें सिद्धांत बताया है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये आपको समझ में आया होगा। हमारी कोशिश रहती है कि हम पूरा का पूरा टॉपिक कवर करें अच्छे से, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहलू जो हैं उस टॉपिक के आपको बताएं अपनी वीडियो में। थैंक्स अगेन।